नमस्कार। इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और इस वक्त खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर पिछले 24 घंटे में 960 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में मौत के ये अब तक के सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। पिछले 24 घंटे में 34,848 नए केस भी सामने आए हैं। पूजा भारद्वाज हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, अचानक एक दिन में इतने ज्यादा मामले जबकि पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रही है, ये कैसे हुआ? जी, हफ्ते में अगर आप देखें तो एक दिन ऐसा जरूर दिखता है जहां पे महाराष्ट्र में जो मौतों का आंकड़ा है वो कुछ पहले के भी आंकड़े जोड़े जाते हैं। तो अगर आप देखें आज का जो मीडिया बुलेटिन है उसमें ये जरूर जो आंकड़े दिए गए हैं उसके नीचे ये जरूर बताया गया है कि 371 जो मौत के मामले हैं वो 48 घंटे में रिकॉर्ड हुए हैं। उसके पहले जो 188 मौतें हैं उसके पहले वाले हफ्ते में दर्ज हुई थी और उसके पहले जो बाकी मौतें हैं उसके पहले के हफ्ते में देखी गई हैं। तो इस तरह से ये प्लीज नोट करके जो नीचे डिटेल्स है वो दे दी जाती हैं कि ये मौतें पहले हुई थी, लेकिन अगर आप देखें तो एक दिन में ये अब तक का सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है जो महाराष्ट्र में दर्ज किया गया है। लेकिन अगर आप रोजाना के मामले देखेंगे तो वो जरूर एक राहत की दिशा में संक्रमण दिख रहा है कि महाराष्ट्र में काफी कम हो रहा है। 40,000 से नीचे मामले आज रिपोर्ट हुए हैं और बीते एक हफ्ते में देखें तो 50,000 से नीचे ही मामले देखे जा रहे हैं। तो एक समय में जहां 70,000 के करीब महाराष्ट्र में केसेस दिख रहे थे, वहां अब इस तरह से मामले संक्रमण के कम हो रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि मौतें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और जो छोटे जिले हैं, जो छोटे शहर हैं, वहां पर अब मौतें देखी जा रही हैं, जो चिंता की बात है। चंद्रपुर जैसा जो जिला है वहां पर 51 मौतें हैं। वहीं पर आप देखें भंडारा जो जिला है वहां 19 मौतें दर्ज की गई हैं। तो ये ऐसे जिले थे जहां पे मौतें ज्यादा नहीं हो रही थी। बीड जो जिला है वहां 35 मौतें हैं, नांदेड़ में 42 मौतें हैं। तो छोटे छोटे जिलों में मौतें बढ़ने लगी हैं और इन जिलों में अगर आप देखें तो दिक्कत यह है कि यहाँ पे हॉस्पिटल की कमी है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पे चरमराई हुई है। इस कारण से इन छोटे जिलों में दिक्कत बढ़ गई है क्योंकि संक्रमण के मामले भले ही कम हो लेकिन मौतें बढ़ती जा रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका पूजा इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक चिंता का विषय है कि संक्रमण भले ही कम हो रहे हों लेकिन मौतें जो हैं वो ज्यादा दिख रही हैं यहाँ पर। पीएम मोदी ने आज कोरोना से बिगड़े हालात और टीकाकरण अभियान को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में उन्होंने केंद्र की ओर से दिए गए वेंटिलेटर्स के इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन के ऑडिट की बात कही। दरअसल कुछ राज्यों से खबर आई थी कि पीएम केयर्स फंड से जो वेंटिलेटर दिए गए थे उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पीएम ने कहा कि जरूरी हो तो स्वास्थ्य कर्मियों को वेंटिलेटर को ठीक से चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाए। और इस मामले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी द्वारा पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर्स का ऑडिट कराने का फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है। इस बात की पूरी जांच हो कि किस तरह राज्यों को डिफेक्टिव वेंटिलेटर सप्लाई किए गए। मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड के जरिए करीब 10 कंपनियों से 59,000 वेंटिलेटर्स खरीदे गए। उनमें कई ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्हें वेंटिलेटर बनाने का कोई अनुभव ही नहीं था। उम्मीद है कि सरकार निष्पक्ष जांच कर डिफेक्टिव वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हिमांशु शेखर हमारे सीनियर एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ये खबरें कई जगह से आई थी कि जो वेंटिलेटर्स आए हैं पीएम केयर्स फंड के जरिए उनमें से कई जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, इसीलिए इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। तो अब ये माना जाना चाहिए कि ऑडिट में ये सब भी आएगा या इस पर कोई विशेष बात हुई इस बैठक में जो पीएम ने ली? देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने जो इस तरह की खबरें आई कि कई राज्यों में जो वेंटिलेटर्स यहाँ से सप्लाई किए गए थे पीएम केयर फंड के जरिए वो अनयूटिलाइज्ड है, यानी उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और उनको स्टोरेज में रखा गया है। और प्रधानमंत्री ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और उन्होंने आदेश दिया है कि पीएम केयर फंड के जरिए जितने भी वेंटिलेटर सप्लाई किए गए भारत सरकार की तरफ से राज्यों को, उनका कहां तक इस्तेमाल हुआ है, कहां कहां इंस्टॉलेशन हुआ है, कहां नहीं हुआ है, कहां पर उन्हें ऑपरेशनलाइज किया जा चुका है, कहां नहीं किया जा रहा है, इन सब की ऑडिट होनी चाहिए। और इसी का जवाब अब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दिया। मुझे लगता है कि ये जो विवाद है पिछले करीब एक हफ्ते से लगातार पहले राज्यों से खबरें आई कि वेंटिलेटर्स
ऐसे मुश्किल घड़ी में जब राज्यों को बहुत ज्यादा जरूरत थी वेंटिलेटर्स की, डिफेक्टिव वेंटिलेटर्स थे और उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। बाद में प्रधानमंत्री की तरफ से ऑडिटिंग करने का आदेश, और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से जो स्पष्टीकरण दिया है कि ये डिफेक्टिव वेंटिलेटर्स भी सप्लाई किए गए हैं राज्यों को और इस वजह से उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आखिरी में आपने भी उसका जिक्र किया कि जिन 10 कंपनियों से 59,000 वेंटिलेटर्स खरीदे गए हैं, इनमें कई कंपनियों के पास अनुभव नहीं था, ये बात गहलोत ने कही है। तो बहुत सारे गंभीर सवाल अशोक गहलोत ने उठाए हैं, जो क्वालिटी थी, गुणवत्ता थी वेंटिलेटर्स की, और जिन कंपनियों से वेंटिलेटर्स खरीदे गए और पीएम केयर फंड के जरिए राज्यों को मुहैया कराया गया। मुझे लगता है ये सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं और प्रधानमंत्री ने ऑडिटिंग का जो आदेश दिया है उसके तहत निश्चित तौर पर इसकी भी जांच जरूर की जाएगी। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब देखते हैं कि ऑडिट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वैसे कोरोना संक्रमण अब गांवों में तेजी से फैल रहा है। ग्रामीण इलाके में संक्रमण को रोकने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। गौतम बुद्ध नगर के जेवर कस्बे का ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीते 11 साल से बंद रहा है। सामुदायिक केंद्र की इमारत बनी लेकिन डॉक्टर और स्टाफ आज तक नहीं पहुंचा। कोरोना संक्रमण ने जब गांव में दस्तक दी तो अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को रातों रात 50 बेड के अस्पताल में बदला जा रहा है। ये आप देखिए, ये डॉक्टरों की सूची लगी हुई है, यानी जब ये बिल्डिंग बनकर 2011 में तैयार हुई तो इन डॉक्टरों की सूची लगा दी गई, इनके नाम लिख दिए गए, लेकिन इनमें से एक भी डॉक्टर कई सालों से आया नहीं और यही वजह रही कि डॉक्टर थे नहीं, नर्सिंग स्टाफ था नहीं, इसके वजह से ये पूरी तरीके से बंद रहा। अभी जेवर के जो विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, उनसे हमारी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि बीएमएस डॉक्टर उन्होंने अपने पैसे से इस सामुदायिक केंद्र में फिलहाल लगाए हैं कि अगर यहाँ कोई कोरोना का पेशेंट अब भर्ती होगा सोमवार से तो कम से कम डॉक्टर यहाँ पर रहें। अस्पताल के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्विट्जरलैंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज ने दिए हैं और पंखे से लेकर एसी तक लोगों ने दान दे दिया है। फिलहाल जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने भी एक बीएमएस डॉक्टर को अपने पैसे से नियुक्त कर दिया है। लोग बताते हैं कि सालों से बंद पड़े अस्पताल की सफाई के दौरान ऐसा क्या हुआ कि स्टाफ के भागने तक की नौबत आ गई। धुलाई के लिए फायर की गाड़ियां थाने से बुलवा के उनसे धुलाइयां करवाई गई। यहाँ आप सांप बिच्छू, यहाँ ऐसा कोई लोगों को 3-3 4-4 सांप निकले सफाई करते में। अच्छा, सांप भी निकले? जी, सफाई करने वाले भाग गए, उनको समझाया भैया करना तो है, पर वो लोग लगे, डर था क्योंकि बिल्डिंग ऐसी थी कि घुसने का भी मन नहीं था किसी का इसमें। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जेवर में एक सामुदायिक केंद्र था जो काफ़ी सन 2011 से बंद पड़ा हुआ था। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसे हमने L1 कोविड अस्पताल बनवाए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, अपनी विधायक निधि से 50 लाख रुपया दिया और बहुत स्वयंसेवी संस्थाओं ने उस अस्पताल में दान देकर आज उसे इस लायक बनाया कि हम 1-2 दिन में उसे इस क्षेत्र के देहात क्षेत्र के मरीजों की सेवा के लिए चालू कर सकते हैं। जेवर में अब तक 800 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। 38 गांवों में सर्वे और टेस्टिंग का काम भी चल रहा है। खुद विधायक भी अपने स्तर पर गांव-गांव में सर्वे कराकर बीमार लोगों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। अब तक 30 गांवों में करीब 160 बीमार लोगों में कोरोना जैसे लक्षण दिखे हैं। और देहात में भी सारी टीमें काम कर रही हैं। मैं पूरी तरीके से ध्यान दिए हुए हूं और सारी सूचनाएं मेरे पास आज भी लोग संकलित कर रहे हैं कि किस गांव में इस वक्त कितने लोग बीमार हैं। रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर का दौरा करेंगे, कुछ गांव भी जाएंगे। लेकिन संक्रमण रोकने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुधारना राज्य सरकार की पहली कोशिश होनी चाहिए। जेवर से कैमरामैन अशोक महाले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस की बीमारी म्यूकोमाइकोसिस के सैकड़ों केस पाए गए हैं। दिल्ली के अकेले एम्स अस्पताल में ही इसके 23 केस हैं। कोरोना के मरीजों में फंगस की बीमारी पहली लहर से इस बार ज्यादा रिपोर्ट हो रही है। फंगस इन्फेक्शन की ये बीमारी आंख, चेहरे, नाक, फेफड़ों और दिमाग तक पर असर छोड़ती है।
ध्यान न दिया गया तो जटिल सर्जरी का अंतिम विकल्प बचता है। डायबिटीज, स्टेरॉयड के गलत इस्तेमाल और ऑक्सीजन में खराब पानी इसकी कई वजहों में से एक हैं। कुछ लक्षण हैं, जैसे अगर राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस है तो हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकती है, नाक ब्लॉक हो सकता है, नाक से सिक्रीशंस आ सकती हैं जो हरे रंग की हो, या नाक से खून आ सकता है, या एक चेहरे में सेंसेशन कम हो सकती है, या एक साइड में चेहरे में सोजिश हो सकती है, या स्किन में डिस्कलरेशन हो सकता है। अगर फेफड़े में हो तो बुखार हो सकता है, छाती में दर्द हो जाती है, खांसी होती है, खांसी में खून आ सकता है। दिल्ली एम्स में ही फिलहाल म्यूकरमाइकोसिस के 23 मामले हैं। 20 पॉजिटिव और 30 निगेटिव हो चुके मरीजों में ये देखा गया है। सलाह दी गई है कि कोरोना के माइल्ड मरीजों को स्टेरॉयड न दें। कोरोना होने वाले मरीज की शुगर कंट्रोल रखने की ओर ध्यान हो। 5 से 10 दिन से ज्यादा स्टेरॉयड न चलाएं। अनुमान के मुताबिक देश में करीब 1000 म्यूकरमाइकोसिस के मामले अब तक रिपोर्ट हुए हैं, पर इसके इलाज को लेकर दवा की फिलहाल किल्लत नहीं। भारत में खूब बनती है और इसकी उपलब्धता पे पूरी नज़र है भारत की, देश की सरकार की, और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इसके ऊपर वॉच करते हैं और इसको रैंप अप भी साथ साथ करा जा रहा है। कोड में खाद जैसी स्थिति, लड़ाई दोहरी है, एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ फंगस की बीमारी। लापरवाही का ख्याल मरीज से लेकर डॉक्टर तक को रखना है, नहीं तो चूक और मुसीबत पैदा कर सकती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। पूर्वांचल में कोरोना का कहर किस कदर है, ये गंगा नदी के किनारे किनारे चलने पर नजर आता है। गहमर से बक्सर तक नाव से जाने पर रास्ते में इसकी भयावह स्थिति देखने को मिलती है, जहां अभी भी सैकड़ों की संख्या में शव इस बीमारी की कहानी खुद बता रहे हैं। अजय सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। बीते दिनों गाजीपुर के गहमर इलाके में गंगा की तराई में शव मिलने से हड़कंप मच गया था। आनन फानन में प्रशासन ने उन शवों को दफना दिया, लेकिन गहमर से नाव के जरिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे किनारे पर पड़े अधनंगे शव इस महामारी का पूरा सच बताते नजर आ रहे हैं, जो मिट्टी के नीचे दबाने से भी दब नहीं रहा। हम तो बहुत दिन हो 40 बरस ले चलाओ तनी, बहुत लाश जल्ली है सर, आधा ले बेसी जल्ली है सर। आ उहे रात बिरात आज के विगत लह तो पुली आनी गाँव को जी के रहता वो गोरबा। गहमर से सटे गंगा के तराई इलाके की भौगोलिक स्थिति देखें तो यहाँ पर बिहार के साथ साथ नवली, अतरौली, रेवतीपुर, करहिया सहित दर्जनों गांव की अस्थियां गंगा में आती हैं। हमेशा की परंपरा रही है कि कोई मरता है तो उसका दाह संस्कार इन्हीं घाटों के ऊपर किया जाता है, लेकिन पिछले दिनों कोरोना बीमारी की वजह से मरने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई कि लोग उन्हें जलाने के बजाय सीधे तौर पर गंगा के हवाले कर चले गए। कुछ लाशें बहुत मिली हैं, उसमें बहुत सी लाशें अधजली भी मिली हैं। तो मुझे ये लगता है कि कोरोना के नाम पर जो कालाबाजारी शुरू हुई, लकड़ियों के शॉर्टेज जो दिखाया गया, लकड़ियों के अभाव में जितनी लकड़ियां थी उतनी लाशें जलाई गई, बाकी जो है वो जो बची उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। शव पहले कुछ दिन तो गंगा की गोद में रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फूलकर ये शव गंगा की सतह पर आकर किनारों से लग जाते हैं। हालात यह है कि गंगा में स्नान करने वाले लोग भी गंगा के पानी को छूने से कतराने लगे हैं। सड़ी गली लाशें वो पानी को नुकसान कर रही हैं। अभी आपने देखा कि गंगा पर कोई नहा नहीं रहा है, कोई छूना नहीं चाह रहा है पानी को। आप देखिए काई लगी हुई है। सरकारें और प्रशासन कोविड को लेकर चाहे जितने दावे करे कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, लेकिन गंगा के किनारे मिल रहे शव उनके इस दावे की पोल खोल रहे हैं। साफ है कि गंगा में इतने शव मिलना कोई आम घटना नहीं है। ऐसे में सरकारों को चाहिए कि इसे बालू में दफनाकर लीपापोती करने के बजाय गांव-गांव स्वास्थ्य की मुकम्मल व्यवस्था करते, जिससे न सिर्फ लोगों को इस बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती, बल्कि इतनी जान भी नहीं जाती और तब शायद गंगा में इतने शव भी नहीं दिखते। गंगा के किनारे से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।